तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। सर ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ हाल चाल? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। चलो जी, इधर सुना ध्यान से यार। फाइनली हमें सैलरी की रिवीजन आज हमें स्टार्ट करनी है। 5 हेड की आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब ये 5 हेड की रिवीजन होगी और बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, मस्त तरीके से कराऊंगा। बस आपने एक काम करना है कि अभी तक जो भी मैंने रिवीजन कराई है, अगर वो देखी है फिर तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो रिक्वेस्ट करूंगा वो देख लो। बट अगर मन नहीं है ना तो 5 हेड की रिवीजन क्लास मत छोड़ देना जी। क्योंकि सर आपने अगर पेपर दिए हुए हैं पहले या पेपर देखे हुए हैं ना, आपने देखा होगा 5 हेड में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, बच्चा सोल्व नहीं करके आ पाता। तो 5 हेड को बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, आपके एग्जाम्पल भी दे दूंगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। बस आपने एक काम करना है कि डेली आके ना 1 घंटा आपने बैठना है। मतलब डेली का मतलब टीटीएस में आके आपने बस 1 घंटा बैठना है। बाकी संडे को मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। संडे को आपने जरूर आना है जी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए। डन है जी, स्टार्ट करें। अच्छा एक काम और करना है, वैसे मैं कभी कहता नहीं, आपने कभी देखा नहीं होगा मेरी वीडियो के अंदर। देखो मैक्सिमम शेयर किया करो और अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो और शेयर जरूर किया करो। जितने भी आपके दोस्त हैं, देखो सिंपल सी बात है, कोई चार्जेस नहीं है सर। बस मेरा एक एम है कि जब आपका रिजल्ट आए ना, आपके उस पर पास लिखा हो। और जितने बच्चे मैक्सिमम इसको देख सकते हैं, मैक्सिमम देखें, जितनों का फायदा हो सकता है उतना का फायदा होना चाहिए। अब बाकी वो आपके ऊपर है। देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे आके पढ़ाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अच्छी लगे तो आपने शेयर जरूर करनी है। ठीक है जी, पक्का पक्का ना बच्चा? यार टेंशन मत लो सर, आग लगा देंगे। चलो इधर देखो ध्यान से जी। तो आज हम सैलरी की रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एक बार सैलरी की रिवीजन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार पहले ये देख लें कि अभी तक हमने रिवीजन कौन कौन सी कर ली है। सर हमने ना 2 चैप्टर की रिवीजन कर ली है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया और फिर एक रेजिडेंशियल स्टेटस वाला हमने रिवाइज कर लिया। आज हमें सैलरी की रिवीजन करनी है सर। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं सैलरी की रिवीजन की बात करता हूँ ना, अब सैलरी के चैप्टर की रिवीजन से पहले याद करो, मैंने क्लास में ना जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनसे बात करूंगा और जो कहीं और से ही पढ़े होंगे उनसे ही बात करूंगा, दोनों से बात करूंगा। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, याद करो आपने क्लासेस में ना एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 14। याद करो आपने क्लास में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 नहीं सर, ये तो आपने क्लास में करवाया ही नहीं था। मतलब ये तो आप कैसे कह रहे हो सर, ये आपने क्लास में करवाया था? नहीं करवाया मैंने क्लास में, सच्ची नहीं करवाया, मुच्ची नहीं करवाई। इधर सुनो ध्यान से नालायक को, याद करो सेक्शन 14 मैंने क्लास में करवाया था। मैंने कहा था सेक्शन 14 है हेड्स ऑफ इनकम का। सेक्शन 14, हाँ 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 हाँ, अब हाँ करने का फायदा नहीं है। याद करो सेक्शन 14 मैंने कहा था कि हेड्स ऑफ इनकम का होता है। सेक्शन 14 ये बात कहता है कि इनकम टैक्स में इनकम आएगी कहां से वो नहीं पता, बट इनकम जाएगी कहां पर वो पता है जी। इट मीन्स इनकम टैक्स में इनकम के आने के सोर्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। इनकम के जाने के सोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं जी। मतलब इनकम आएगी कहां से गवर्नमेंट करी वो नहीं पता, बट जो भी आपकी इनकम जहां से भी आएगी ना, वो इनकम 5 हेड में टैक्सेबल होगी। मतलब या तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल करोगे, या इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करोगे, या इनकम बिजनेस में, या इनकम कैपिटल गेन में, या इनकम अदर सोर्स में। अच्छा एक बात और बताना, सैलरी का चैप्टर स्टार्ट कहां से होगा जी? सैलरी का चैप्टर स्टार्ट कहां से करेंगे? सेक्शन नंबर 15 से। खत्म कहां पे करेंगे? 17 में। हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कहां से करेंगे? 22। खत्म कहां पे करेंगे? 27। पीजीपी स्टार्ट कहां से करेंगे? 28। खत्म कहां पे करेंगे? 44 डीबी। कैपिटल गेन स्टार्ट कहां से करेंगे? 45। खत्म कहां पे करेंगे? 55 ए। अदर सोर्स हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 56। खत्म कहां पे करेंगे? 59। और आपको मैंने कहा भी था कि 5 हेड में 4 हेड आपके जर्नल हैं, एक हेड आपका है, कौन सा हेड है जी? नहीं सर, 4 हेड आपके स्पेसिफिक हैं, एक हेड आपका जर्नल है, कौन सा हेड है? अदर सोर्स। मतलब वो ये बात कहता है भाई साहब कि अगर तुम्हारी इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी, अरे भाई सुन ले रहे मेरी बात भाई, अरे भाई क्या कहना लग रहा है भाई,
अदर सोर्स क्या कह रहा है? अदर सोर्स कह रहा है कि अगर तुम्हारी इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बस ये बात ध्यान दो। और याद करो मैंने क्लास में कहा भी था, जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है। एक मूवी थी मैं हूं ना, जो मैं हूं ना मूवी है ना, वो अदर सोर्स के नाम पे है। अदर सोर्स भी तो ये बात कहता है कि भाई साहब तुम्हारी इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है, तो मैं हूं ना वो सारी की सारी इनकम मुझ में टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। बट आज हमें स्टार्ट करना है सैलरी, तो सबसे पहले हेड की आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम अंडर हेड सैलरी की जी, ठीक है। रिवीजन बहुत बढ़िया करवा दूंगा, बस एक कंडीशन ये है कि आपने पहले जरूर पढ़ा हो। अगर पहले पढ़ा होगा तो सोनी 200% फायदा होगा, अगर नहीं पढ़ा फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब सैलरी का चैप्टर जो है ना, सैलरी जो है वो सेक्शन 15 से लेके 17 तक काम करेगा, और एक सेक्शन 10 है जो सैलरी का नहीं है बट सैलरी से लिंक करेगा, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अलाउंसेस जो मिलती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलते हैं, उनका ट्रीटमेंट सेक्शन 10 में होता है, उसको भी हम सैलरी में डिस्कस करके चलेंगे। अब इस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ना मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप मुझे उसका आंसर देना। एक बात मैंने सोच के बताओ, एक मिनट रुको, मेरे पास ना पैसे थे, मैं 2 मिनट पैसे निकालूं। हाँ ये रे। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, पता है आज मुझे देखो यहाँ पे 2000 रुपये मिले हैं, 1 2 3 4, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ मैं नहीं, मैं मार ही जाऊँ। बच्चों कह रहा है अरे अरे अरे, एक बच्चा तो भाई साहब शादी में पैसे लूटते हो ना, कह रहा दे दो सर दे दो। इधर सुनो ध्यान से, नाले को सुन तो लो पहले। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, मेरे मन में क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आज अगर मुझे 2000 रुपये मिले तो ये 2000 रुपये मेरे हाथ में किस हेड में टैक्सेबल होंगे, सबसे मेन क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे 2000 रुपये मिले तो 2000 रुपये की मान लो इनकम है। अब सैलरी हेड की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे उसके आंसर दोगे सर। अभी मैंने रिवीजन स्टार्ट नहीं की। अब अगर मेरे हाथ में 2000 रुपये हैं तो ये 2000 रुपये किस हेड में टैक्सेबल होंगे, सबसे मेन मुद्दा ही निकल के आ रहा है। तो मेरे हाथ में 2000 रुपये हैं, तो मैंने इस 2000 से पूछा, मैं कहा ए 2000, मैं कहा ए 2000 सुन ना। इसने कहा हाँ क्या हुआ, मैं कहा ए 2000 बता ना कि ये 2000 पे किस हेड में टैक्सेबल होंगे। अब ये 2000 मुझसे कह रहा है, ये 2000 मुझसे कह रहा है मैं किस हेड में टैक्सेबल होऊंगा, ये डिपेंड करता है पैसा देने वाला कौन है। इस 2000 ने मुझसे पता क्या बोला, कह रहा भाई साहब कि मैं किस हेड में टैक्सेबल होऊंगा ये डिपेंड करता है पैसा देने वाला कौन है। इसने कहा अगर पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला, अगर इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता अगर एग्जिस्ट करेगा ना, तो ये इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। मैंने कहा मतलब कहना क्या चाह रहे हो, कहता मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसने तुम्हें पैसे दिए ना, अगर वो तुम्हारे बाबूजी हैं, मतलब जिसने भी तुम्हें पैसे दिए अगर वो तुम्हारे बाबूजी हैं, अगर वो तुम्हारे एम्प्लॉयर हैं, फिर तो ये इनकम सैलरी में टैक्सेबल करना, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल मत करना। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो मैंने 2000 से कहा, मैं कहा 2000 पे जिसने मुझे पैसा दिया है वो मेरा एम्प्लॉयर ही है, मैं उनके यहाँ पे काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, उन्होंने मेरे को 2000 रुपये की सैलरी दी है। अब जैसे ही मैंने कहा कि 2000 रुपये की सैलरी दी है, तो उसने क्या बोला कि ये इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी। बट इनकम सैलरी में टैक्सेबल तो होगी, बट मेरे मन में क्वेश्चन कुछ और भी है। अगला मेरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर ये इनकम सैलरी में टैक्सेबल है, अब सोच के बताना सर, जिसने मुझे भी 2000 रुपये दिए, मान लो आपने मुझे 2000 रुपये दिए, जो आप मेरे बच्चे सामने बैठे हो, ये भिंडी कलर का बच्चा, नारंगी कलर का, हाँ ये नारंगी कलर का बच्चा जो सामने बैठा है, एक बात मैंने सोच के बताना, मान लो आपने मुझे 2000 रुपये दिए, ये पकड़ो 2000 रुपये, अरे पकड़ो तो सही, हाथ तो आके कर लो, हाथ, अरे करो हाथ, मैं सही बता रहा हूँ सर, कैमरे में से पैसे आ जाते हैं, कसम लगे माता रानी की, एक बार पकड़ो सही। एक बच्चा असली में करके बैठ के कह रहा दे दो दे दो दे दो। इधर सुनो ध्यान से। अब एक बात मैंने सोच के बताना, मान लो आपने मुझे 2000 रुपये दिए, ये 2000 रुपये आपके पास थे, आपने मुझे 2000 रुपये दिए, मान लो आप एम्प्लॉयर और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। अब अगर आपने मुझे 2000 रुपये दिए, तो ये 2000 रुपये आपके हाथ में क्या है, मतलब अगर आपने मुझे 2000 रुपये दिए हैं तो ये 2000 रुपये आपके हाथ में क्या है सर, खर्चा या इनकम है? आपका तो खर्चा है, बट मेरे हाथ में क्या इनकम है। अब अगर आपके हाथ में खर्चा है, मेरे हाथ में इनकम है, तो सैलरी का ट्रीटमेंट जो करेंगे एम्प्लॉयर के हाथ में करेंगे, एम्प्लॉय के हाथ में करेंगे। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सैलरी का पूरा चैप्टर जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में एप्लीकेबल होता है, एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होता। भाई जिसके हाथ में इनकम है, जिसके हाथ में इनकम है, ट्रीटमेंट भी तो उसके हाथ में होगा ना, तो ट्रीटमेंट आपके हाथ में नहीं होगा। इट मींस अगर मुझे 2000 रुपये मिले तो इस 2000 रुपये का मेरे हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, सैलरी की सारी बातें इस पे अच्छी, ठीक है। तो पहली बात क्या निकल के आ रही, पहली बात ये निकल के आ रही है कि सैलरी में वही इनकम टैक्सेबल होगी जब पैसा देने वाला लेने वाले के बीच में एक रिश्ता होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का।
दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि अगर पैसा देने वाला एम्प्लॉयर है, पैसा लेने वाला एम्प्लॉय है, तो ट्रीटमेंट जो करेंगे एम्प्लॉय के हाथ में करेंगे, एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं करेंगे। और तीसरी बात एक बात और निकल के आती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी पेमेंट करेगा ना, पेमेंट दो तरह से करेगा, या तो करेगा कैश या वो करेगा नॉन कैश। अब जब भी वो पेमेंट कैश में करेगा नॉर्मली हम बोलते हैं अलाउंसेस, और जब भी वो नॉन कैश करेगा नॉर्मली हम बोलेंगे परक्विजिट। तो अलाउंसेस का ट्रीटमेंट सेक्शन 10 में करते हैं और परक्विजिट का ट्रीटमेंट सेक्शन 17 में करते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो ये तीन बातें अगर आपको समझ में आती हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे सैलरी की रिवीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का एक बार लास्ट टाइम पूरी की पूरी फैमिली, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे सारा का सारा परिवार एक बार दोबारा से बोल दे। पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है सर? पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि सैलरी में इनकम टैक्सेबल तभी करना जब पैसा देने वाला लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, फिर आपने कहा था कि पैसा देने वाले के हाथ में खर्चा है, पैसा लेने वाले के हाथ में इनकम है, तो ट्रीटमेंट सैलरी का लेने वाले के हाथ में होगा, मतलब एम्प्लॉय के हाथ में होगा। तीसरा, फिर आपने बोला कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी पेमेंट करेगा, पेमेंट दो तरह से होगी, कैश या नॉन कैश। कैश को हम बोलेंगे अलाउंस, नॉन कैश को बोलेंगे परक्विजिट। अलाउंस का ट्रीटमेंट सेक्शन नंबर 10 में है, परक्विजिट का ट्रीटमेंट सेक्शन 17 में है। ये सारी बातें सर आपने हमें बताई हैं, बहुत बढ़िया जी। अब इन सब बातों के साथ मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूं जी। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये तो हमें समझ में आ गया भाई, इनकम जो है वो सैलरी में टैक्सेबल कब होती है? जब पैसा देने वाला और लेने वाला इन दोनों के बीच में ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता अगर एग्जिस्ट करता है। बट क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है कि अगर मुझे सैलरी की इनकम टैक्सेबल करनी है तो टैक्सेबल करनी कब है? मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं, एक बात मैं आपको बताऊं। जैसे आज हमारा 24 मार्च है, आज हमारी 24 मार्च 2022 है, ठीक है जी। अब ये जो पता है, ये मुझे 2000 पे जो मिली है ना, ये जो मुझे 2000 पे मिली है, मेरी सैलरी तो महीने की 1500 रुपये ही है। मैं सच्चे बता रहा हूँ, मेरी सैलरी महीने की 1500 रुपये है। मैंने अगले महीने का ना कुछ 500 रुपये का ना एडवांस ले लिया। मतलब मान लो मैंने एक महीने की सैलरी एडवांस में लिया, 1500 मेरी इस मंथ की है, मान लो 1500 मैंने एडवांस ली है। अब जब मैंने एक महीने की सैलरी एडवांस में ले ली है, तो मैंने काम तो बस इस महीने किया, अगले महीने मैंने भी काम किया ही नहीं। मतलब अगले महीने की सैलरी अभी ड्यू होनी है, बट पैसा मुझे मिल चुका है। अगले महीने की सैलरी अभी ड्यू होनी है, बट पैसा मुझे मिल चुका है। तो पैसा अगर मुझे रिसीव पहले हो चुका है और ड्यू बाद में होगा, तो सैलरी में रिसीव बेस पे टैक्सेबल करूंगा या ड्यू बेस पे करूंगा? एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे मान लो आपने पूरा महीना काम किया और आप बाबूजी के पास गए कि बाबूजी बाबूजी मेरे को सैलरी दे दो। बाबूजी ने कहा नहीं भाई, कोविड के चक्कर में ना अभी काम बहुत कम चल रहा है, तो मैं अभी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ अगले महीने तक को सैलरी पे कर दूंगा। अब सोच के बोला सर आपने पूरे महीने काम किया, आपकी सैलरी तो ड्यू हो गई, बट आपको सैलरी नहीं मिली। तो अगर सैलरी आपकी ड्यू हो चुकी है बट आपको सैलरी नहीं मिली है, तो उस केस में फिर क्या होगा? क्योंकि अगर सैलरी ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई, तो क्या टैक्सेबल करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर मेरे को सैलरी पहले ही मिल गई है, ड्यू बाद में होगी, तो क्या करेंगे? अगर सैलरी पहले ड्यू हो चुकी है, रिसीव बाद में होगी, उस केस में क्या करेंगे? तो याद करो सेक्शन 15 ने क्या कहा था जी? सारे बच्चे शाबाश, जितने बच्चे सामने बैठे फटाफट से एक बार बता देंगे सेक्शन 15 ने क्या कहा था। सेक्शन 15 ये बात कहता है, सैलरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। लिख के दो, तो लिख के बताओ एक बार, सैलरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इट मीन सैलरी जो हमें टैक्सेबल करनी है ना, वो ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल करनी है। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि सैलरी हमें टैक्सेबल सिर्फ ड्यू बेस पे नहीं करनी, सैलरी हमें टैक्सेबल रिसीव बेस पे नहीं करनी, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, सैलरी हमें उस बेस पे टैक्सेबल करनी है। बस ये बात ध्यान दो। अगर मैंने एडवांस सैलरी ली है तो वो अभी टैक्सेबल होगी, बाद में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर मैंने काम कर लिया है, सैलरी मुझे मिली नहीं है, तो भी वो अभी टैक्सेबल होगी, रीजन बिंग वो ड्यू पहले हो चुकी है। ठीक है, और याद करो ये बातें हमने क्लास के अंदर भी की थी कि सैलरी हमें टैक्सेबल कैसे करनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी हम टैक्सेबल करेंगे ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इनमें इट मींस इनमें से जो भी अर्लियर होगा, सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। अब एक बात बताओ, अगर सैलरी ड्यू पहले हो चुकी है तो फिर वो पहले टैक्सेबल होगी, बाद में जब वो रिसीव होगी दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर सैलरी पहले मेरे को रिसीव हो चुकी है तो फिर वो अभी टैक्सेबल होगी, बाद में जब वो ड्यू होगी तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, दोनों में से एक ही टाइम पे सैलरी टैक्सेबल होगी, दोनों टाइम पे सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने क्लास में भी किए थे। एक एग्जाम्पल बस मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे आंसर देना। सारे के सारे बच्चे, अगर आपने आंसर नहीं दिया ना, फिर देख लेना, फिर देख लेना। एक बात मैंने अब सोच के बताना चाहिए, एक बात मेरे को सोच के बताओ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरा क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है कि मान लो अप्रैल से लेके ना, अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी मेरी ड्यू भी हो चुकी है और मैंने रिसीव भी कर ली है, बट अगले साल के अप्रैल से लेके जून तक की सैलरी ना मैंने रिसीव कर ली है, बट अभी वो ड्यू नहीं हुई, मैंने भी काम करना है।
मान लो मेरे घर में शादी है, मैंने कहा साहब बाबूजी मेरे को अगले साल के अप्रैल में जून 3 महीनों की सैलरी प्लीज आप मुझे अभी एडवांस में दे दोगे। बाबूजी ने कहा विवेक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारा इतना पुराना एम्प्लॉई है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, तेरे को हम अभी सैलरी एडवांस में दे देंगे। अब मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि 12 महीनों की सैलरी ड्यू भी हो चुकी है, रिसीव भी हो चुकी है, और अगले साल के 3 महीनों की सैलरी मुझे रिसीव हो चुकी है बट वो ड्यू नहीं हुई। तो जब मैं इस साल सैलरी टैक्सेबल करूंगा तो क्या वो 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल करूंगा या 15 महीने की? तो ऑब्वियस सी बात है 15 महीने की सैलरी टैक्सेबल करूंगा। रीजन बिंग क्योंकि 12 महीने और जो 3 महीने की पहले ही रिसीव मैंने कर रही है तो भी वो भी टैक्सेबल होगी, तो 15 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। क्या कह रहे हो? अमन कह रहा है सर तो फिर अगले साल, जब अगले साल आपको जैसे मान लो 3 महीने के आपने एडवांस में ले ली तो अगले साल तो 9 महीने की सैलरी मिलेगी, बट सैलरी अगले साल तो पूरे 12 महीने की ड्यू होगी ना, तो क्या फिर अगले साल दोबारा से 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो अमन। अमन एक बात बताओ, 3 महीने की सैलरी तो पहले ही टैक्सेबल कर चुके हो ना, और अगर 3 महीने की सैलरी पहले ही टैक्सेबल कर चुके हो तो अगले साल जो टैक्सेबल होगी वो 9 महीने की होगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई सैलरी रिसीव बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो वो सैलरी बाद में ड्यू होगी, वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी? आंसर इज यस। यही तो मैंने बताया आपको। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। ये बात क्लियर है? एक एग्जांपल मुझे और बताओ जी। अब मान लो अप्रैल से लेके मार्च तक मैंने काम किया, अप्रैल से लेके मार्च तक मैंने काम किया, बट मेरे को ना एम्प्लॉयर ने कहा कि भैया जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों की सैलरी ना मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरे को सैलरी अगले साल दूंगा अप्रैल में। अब सोच के बोलना मेरे को, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि 12 महीने की सैलरी मेरी ड्यू हुई है बट 9 महीने की सैलरी मुझे मिली है, 3 महीने की सैलरी मुझे मिली नहीं। मान लो एम्प्लॉयर कह रहा है पैसों की दिक्कत है, मैं अगले साल पे कर दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगले साल पे कर देना, मैं काम तो करूंगा। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरी सैलरी 12 महीने की ड्यू हो चुकी है क्योंकि 12 महीने मैंने काम किया और सैलरी मुझे मिली सिर्फ 9 महीने की है, तो अगर मुझे टैक्सेबिलिटी निकालनी है तो 12 महीने की या 9 महीने की? ऑब्वियस सी बात है 12 महीने की। रीजन बिंग क्योंकि मेरी ड्यू पहले हो चुकी। तो कई बच्चे ना आके खोल के देख रहे हैं, अरे भाई क्या चल रहा है भाई, अरे भाई क्या हो रहा है, ये समझ ना आ रहा। जिनको समझ नहीं आ रहा ना, इट मीन्स वो नालायक बच्चे हैं, आपने सैलरी फिर पहले पढ़ा नहीं है जी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं भाई। सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल करेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आता है? अगला पॉइंट फिर निकल के आता है कि कई बार ना हमें सैलरी के ना एरियर्स मिलते हैं। कई बार याद करो, मैंने क्लास में भी कहा था कि हमें सैलरी के ना एरियर्स मिलते हैं। तो एरियर्स का मतलब क्या होता है? तो सैलरी का रुका हुआ पैसा। जैसे मान लो पिछले 2-3 साल से मेरी सैलरी बढ़नी थी, मेरी सैलरी बढ़ी नहीं थी, तो अब मुझे ना वो 3 साल का बढ़ा हुआ पैसा मुझे मिल रहा है। तो जब सैलरी के मुझे एरियर्स मिलेंगे तो क्या वो टैक्सेबल होंगे, नॉन टैक्सेबल होंगे? ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल होंगे। बट मैंने कहा था कि एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल करना, बट ऐसे टैक्सेबल मत करना, 89(1) को देखने के बाद करना। सर ये 89(1) सर आपने हमें क्लास में करवाया था, याद करो मैंने क्लास में करवाया था। 89(1) किसका होता है? रिलीफ इन द केस ऑफ एरियर। 89(1) ये बात कहता है रिलीफ इन द केस ऑफ एरियर्स। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि अगर मान लो पिछले 3 साल के एरियर्स मुझे आज मिले तो आज कितना टैक्स बनता है वो निकाल लो, और ये एरियर्स किन सालों से रिलेट करते हैं, उन सालों में क्या टैक्स बनता है वो निकाल लो। अगर आज तुम्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब तुम ज़्यादा मत पे करो, जितना तुम्हारा उन 3 सालों के अंदर बनता वही तुम हमें पे कर दो, बाकी का तुम रिलीफ क्लेम कर लो। अच्छा। हाँ सर आपने क्लास में एग्जाम्पल देके बताया भी था कि जैसे मान लो आज 2022 चल रहा है, अब अगर 22 चल रहा है तो मान लो 19, 20, 21 का पैसा मुझे आज मिला, और आज मान लो रेट ऑफ टैक्स 3% है, और अगर ये पैसा मुझे 19 सालों के अंदर मिल जाता तो रेट 20% होता। तो सर जो 10% मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ उसका मुझे रिलीफ मिल जाएगा, यही बात कह रहे हो ना? आंसर इज यस। तो सिंपल सी बात वैसे निकल के आ रही है कि एरियर्स ऑफ सैलरी जो होते हैं, एरियर्स ऑफ सैलरी आपके टैक्सेबल होते हैं, बट ऐसे नहीं। अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो जितना ज़्यादा पे करोगे उतने का आप रिलीफ क्लेम कर लोगे। हाँ अगर आप कम पे कर रहे हो तो फिर कम ही पे करेंगे, उस केस में कोई रिलीफ की बात नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो सेक्शन 15 में 2 बातें आपको दिमाग में लेके चलनी है। पहली बात ये लेके चलनी है कि सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस पे टैक्सेबल करेंगे। और दूसरी बात दिमाग में लेके चलनी है कि एरियर्स ऑफ सैलरी में हमें टैक्सेबल करने हैं, बट ऐसे टैक्सेबल नहीं करने, 89(1) का जो रिलीफ होगा उसके बाद ही वो टैक्सेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो। बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये तो ना बेसिक बातें हो गई। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप में से किन किन बच्चों ने ऐसी सैलरी देखी है? हाँ जी, आप मुझे एक बात बताओ
आप में से किन किन बच्चों ने ऐसी सैलरी देखी है जी, बताओ जी। आप में से किन किन बच्चों ने ऐसी सैलरी देखी है? बच्चा कह रहा है कैसी? आप में से किन किन बच्चों ने ऐसी सैलरी देखी, ऐसी? अरे बता भी दो सर कैसी। अरे मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, ऐसी सैलरी, ऐसी। आप में से किन किन बच्चों ने ऐसी सैलरी देखी है, ऐसी? मुझे उम्मीद है, मैं 99 भी नहीं कहूंगा, 100% बच्चों ने ऐसी सैलरी देखी होगी अगर आपने पहले सैलरी का चैप्टर पढ़ा है। इवन अगर आपने पहले एग्जाम भी दी है या पहले अगर सैलरी पढ़ा भी है तो आपने सैलरी देखी होगी। इसको हम कहते हैं ग्रेड बेस्ड सैलरी। अरे बच्चा कह रहा है अरे भाई साहब सर यही तो सैलरी दिक्कत देती है सर। सर सही बता रहे हैं, कसम लगे माता रानी की सर, ऐसी सैलरी में ना दिक्कत आती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इसका एग्जाम्पल करवा दोगे। जो हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म तो सर आंखों पर है मेरे। ठीक है, एग्जाम्पल भी करवा देंगे, बट पहले समझो इसका मतलब होता क्या है। याद करो मैंने क्लास में कहा था इस सैलरी को हम बोलते हैं या तो पे स्केल सैलरी या ग्रेड बेस्ड सैलरी। इस सैलरी का मतलब ये होता है। अच्छा, इस सैलरी को हम पढ़ते कैसे हैं? अब देखो सैलरी दी कैसे हुई है, 25,500, 27,000, 1,000, 30,800, 34,000, 2,000, 40,000। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 25,000 रुपये होगी। आपको फिर हर साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा और वो तब तक इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक सैलरी तुम्हारी 27,000 नहीं हो सकती। फिर आपको हर साल 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा और वो तब तक इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक तुम्हारी सैलरी 30,000 नहीं होगी। फिर तुम्हें 800 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा और वो जब तक इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक तुम्हारी सैलरी 34,000 नहीं होगी। और फिर तुम्हें 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा और वो तब तक इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक तुम्हारी सैलरी 40,000 नहीं होगी। इस सैलरी को ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब आप सर यही तो कहना चाह रहे हो ना। अरे नालायक बच्चे, हेलो हेलो, सीधो के बैठो, सीधो के बैठो। लेट के नहीं बैठना भाई, लेट के नहीं बैठना, सीधो के बैठो बिल्कुल। नालायक। राघव क्या कर रहे हो ये? मतलब पूरा दिन सो ही रहोगे क्या? 24 में से 24 घंटे सोओगे क्या? मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ोगे क्या गिनीज बुक का? और जो कह रहे 24 घंटे कहाँ सोते हैं सर? 18 घंटे ही तो सोते हैं, 6 घंटे तो हम जाग लेते हैं। हाँ इधर देखो ध्यान से नालायक, 6 घंटे जाग लेते हैं। मतलब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, जैसे सारा कुछ समझ में आ रहा है। सीधे होके बैठो बिल्कुल। सर जब भी क्लास देखा करो बिल्कुल स्ट्रेट होके देखो, बिल्कुल स्ट्रेट होके देखा करो। हाँ अब बिल्कुल, अब परफेक्ट है बिल्कुल। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस सैलरी का मतलब क्या होता है? ग्रेड बेस्ड सैलरी। मतलब जो भी आपको स्टार्टिंग सैलरी दी है इट मीन्स वो आपकी ज्वाइनिंग सैलरी है। फिर हर साल 500 रुपये की सैलरी बढ़ेगी। फिर आपकी सैलरी तब तक बढ़ेगी जब तक सैलरी 27,000 नहीं होगी। फिर सैलरी बढ़ेगी 1,000 रुपये, तब तक बढ़ेगी जब तक सैलरी 30,000 नहीं होगी। फिर बढ़ेगी 800 रुपये, वो तब तक बढ़ेगी जब तक सैलरी 34,000 नहीं होगी। फिर बढ़ेगी 2,000 रुपये और वो तब तक बढ़ेगी जब तक सैलरी 40,000 नहीं होगी। इस तरह से इंक्रीमेंट आपका होता रहेगा जी। अब बच्चा ये बात कह रहे हैं सर फिर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन किस तरह से हमें सोल्व करना है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। एक बात मुझे बताओ जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको ना सैलरी का यही सेम ग्रेड दिया हुआ है और यहाँ पे देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और ये तीनों एग्जाम्पल हमें सोल्व करने हैं बढ़िया तरीके से। अगर 3 एग्जाम्पल क्लियर हो जाते हैं तो आप ये मान लो कि ग्रेड बेस्ड सैलरी आपको रिवाइज हो गया अच्छे से। समझ में तो नहीं कहूंगा, समझ में आ गया क्योंकि समझा तो आपने क्लास में होगा, बट हाँ रिवीजन आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएगी अगर आपने तीनों एग्जाम्पल सही ढंग से पढ़े हैं। अब एक बार चेक करना सर, आपका पॉइंट नंबर 1 क्या निकल के आ रहा है। मान लो आपने कंपनी को ज्वाइन किया है 1 अप्रैल 17 को। आपने कंपनी ज्वाइन की है फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 17 को जी, और आपकी ज्वाइनिंग सैलरी कितनी है? ज्वाइनिंग सैलरी आपकी 25,000 रुपये है, आपका ये है जी। ऐसे ही सेकंड केस निकल के आ रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग है 1 सितंबर 17 को, मतलब आपने बीच में ज्वाइनिंग की है और आपकी ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो कितनी है जी? 25,000 रुपये। तीसरा केस निकल के आ रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 17 को है और आपकी ज्वाइनिंग सैलरी जो है ना वो 26,500 रुपये है। अरे सर एक मिनट रुको सर, ये आपने गलत कर दिया सर। अरे विवेक सर सुन लो हमारी बात प्लीज सर। विवेक सर हमारी बात सुन लो, 26,500 कर दिया सर। ये ज्वाइनिंग सैलरी तो 25,000 रुपये ना सर। नहीं, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर ज्वाइनिंग सैलरी आपकी अलग दी होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारा ग्रेड जो स्टार्ट होगा ना वो 26,500 से होगा। अच्छा, तो मतलब सर क्या ज्वाइनिंग सैलरी हमें अलग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी। मतलब ये तो ग्रेड है ना। अगर मान लो बीच में आपकी नेगोशिएशन हुई, आपकी ज्वाइनिंग सैलरी अलग भी हो सकती है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर रेलिवेंट है 21-22, हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस है 21-22 है, हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस है 21-22 है। तो अगर हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस है 21-22 है तो इस साल की सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है।
अब अगर हमें इस साल की सैलरी टैक्सेबल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे जी? अब यहां पे सुनना ध्यान से, अगर हमें 21-22 की सैलरी टैक्सेबल निकालनी है तो गवर्नमेंट कहती है 1 अप्रैल 17 से ना 1 अप्रैल 17 से तुम हर साल की कैलकुलेशन कर लो। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जैसे 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 मेरी सैलरी कितनी रहेगी? 25,000। फिर 18-19 में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? 25,500। फिर 19-20 में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? 26,000, क्योंकि हर साल 500 रुपये सैलरी बढ़ी है। फिर 20-21 में सैलरी मेरी कितनी हो जाएगी? 26,500। फिर 21-22 में सैलरी कितनी हो जाएगी? 27,000। बस अब मुझे आगे सैलरी नहीं निकालनी। रीजन बिंग, क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 21-22 एप्लीकेबल है और 21-22 में सैलरी मेरी कितनी थी वो मेरी निकल के आ चुकी है। तो सर फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 27,000 रुपये आपकी सैलरी निकल के आ चुकी है, तो 27,000 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 21-22 में ग्रोस सैलरी जो होगी वो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी। अच्छा, बस ऐसे करना होता है सर? मतलब फिर तो सर हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे हमें क्या करना होगा, ज्वाइनिंग डेट हमें दी होगी तो ज्वाइनिंग डेट से हर साल हम निकालते रहेंगे, पूरा पूरा साल कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो 21-22 होगा उस साल की सैलरी हम निकाल लेंगे। आंसर इज यस। तो चेक करो, मैंने यही तो किया है। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। अब सैलरी मेरी 25 है, फिर 500 बढ़ी 25,500, फिर 500 बढ़ी 26,000, फिर 500 बढ़ी 26,500, फिर 500 बढ़ी 27,000, तो सैलरी मेरी 27,000 रुपया। 27,000 मल्टीप्लाई 12 में ये ग्रोस सैलरी मेरी निकल कर आएगी 21-22 के लिए। सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ो ना आप। अब हमें ये कराओ कि अगर मेरी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 17 से होगी तो क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 17 से है तो 1 सितंबर 17 से पूरा एक साल कहां पे खत्म होगा? 31 अगस्त 18 को। नहीं 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 तिशा, तिशा ये गलती नहीं करनी। नहीं 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 ये गलती नहीं करनी थी। 31 मार्च नहीं, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ग्रेड वाले केस में कभी मार्च में एंडिंग नहीं होती। ग्रेड वाले केस में जहां से ग्रेड स्टार्ट हुआ वहां से पूरा एक साल कहां पे खत्म होगा उसके बेस पे कैलकुलेशन होगी। अच्छा, तो सर मतलब फिर हमें ऐसे नहीं करना भाई 1 सितंबर 17 से लेकर 31 मार्च 18। आंसर इज नो, आंसर इज नो। आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन जो होगी 1 सितंबर 17 से लेकर 31 अगस्त 18 ये एक साल है। फिर 1 सितंबर 18 से लेकर 31 अगस्त 19, फिर 1 सितंबर 19 से लेकर 31 अगस्त 20 हो गया, 1 सितंबर 20 से लेकर 31 अगस्त 21 हो गया और 1 सितंबर 21 से लेकर 31 अगस्त 22 हो गया। सॉरी 31 अगस्त कह रहा हूँ, हाँ 31 अगस्त 22 निकल के आ गया। अब सोच के मुझे बताना सर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जब मुझे 21-22 की सैलरी निकालनी है तो मेरा ये वाला साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला साल जो है मेरा इनमें से किस साल के बीच में कवर होगा? एक बात मुझे बताओ, याद करो नालायकों, रेगुलर बैच वाले बच्चे तो कम से कम इधर देख लें। चलो बाकी अगर यूट्यूब फैमिली के अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मान सकता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट सही ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बट जो बच्चे रेगुलर बैच वाले कम से कम वो तो मुझे आंसर दें, मतलब कम से कम मुझे कुछ तो चैट में दिखे कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा मेरा हौसला अफजाई हो कि हाँ भाई आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है। याद करो मैंने क्लास में सारी बातें बताई हैं सर। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 आपको ये चेक करना है कि ये वाला साल जो है वो किसके बीच में आ रहा है। अब ये वाला साल जो है ऑब्वियस सी बात है 17-18 के बीच में नहीं आएगा, 19-20 में नहीं आएगा, ठीक है, 18-19 में नहीं आएगा, बट 20-21 में चेक करना। 1 सितंबर 20, हेलो, हाँ जी 1 सितंबर 20 है, 31 अगस्त 21 है, तो चेक करो अप्रैल 21 इसके बीच में आ रहा है। अरे मेरे बैंगनी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे नींबू कलर के बच्चे एक बात बताओ, क्या 1 अप्रैल 21 क्या इस साल के बीच में नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो कहां से कहां तक आ रहा है? अप्रैल, अप्रैल का पूरा महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद तो फिर अगला साल स्टार्ट हो गया। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीनों में मेरी सैलरी रही होगी 26,500 और अगले 7 महीनों में सैलरी मेरी रही होगी 27,000 पे। आप इसका टोटल कर लोगे, ये सैलरी आपकी 21-22 में टैक्सेबल होगी। अच्छा, आ गया सर, याद आ गया। आपने क्लास में बताया भी था कि जब भी मतलब जब भी हम ग्रेड निकालते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये 21-22 किसके बीच में आ रहा है। तो जितने जितने महीने जिसके बीच में आ रहे होंगे, जितने जितने महीने जिसके बीच में आ रहे होंगे तो कैलकुलेशन उसके बेस पे करेंगे। क्या? आंसर इज यस। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, बिल्कुल सिंपल बात बस ये निकल के आ रही है कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे आप ये चेक करो कि प्रीवियस ईयर 21-22 किसके बीच में आ रहा है। सर बट हमने यहां तो ऐसा किया ही नहीं, यहां ऐसा क्यों करेंगे नालायक? यहां तो पूरे के पूरे 12 महीने यहाँ पे कवर हो रहे हैं।
आप चेक करो यहाँ पे ज्वाइनिंग कहाँ से, अप्रैल में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर समझ में आ गया, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने आ रहे हैं ना, बट यहाँ पे पूरे 12 महीने कवर नहीं हो रहे। तो यहाँ पे वो 12 महीने किस में कवर हो रहे हैं उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आओ जी। अब अगला पॉइंट भी सेम है, बट यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग कब है, 1 जुलाई 17 को है जी। अब देखो 1 जुलाई 17 को है ना, तो 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 18, 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 18, ठीक है। और फिर आपका आएगा फिर 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19, फिर 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 20, फिर 1 जुलाई 20 से लेके 30 जून 21, फिर 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22। अब एक बात मैं सोच के बताओ जी, अब यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग सैलरी कितनी है, 26,500, तो गलती से भी ना ग्रेड 25,000 स्टार्ट मत कर देना जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइनिंग सैलरी कितनी है, 26,500, तो अगर 26,500 है तो 26,500 के बाद देखो 25,000, 25,500, 26,000, 26,500, तो 500 रुपये का इंक्रीमेंट और मिलेगा और सैलरी मेरी 27,000 पे हो जाएगी। यहाँ पे 26,500 है, अगली बार फिर मेरी सैलरी कितनी बन जाएगी, 27,000। फिर 27,000 होने के बाद अगली बार जो इंक्रीमेंट है ना वो 1,000 रुपये का है जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 27,000 होने के बाद अगली बार इंक्रीमेंट जो है वो 1,000 रुपये का है, तो यहाँ पे फिर मेरी कितनी हो जाएगी जी, 28,000 रुपये, फिर अगली बार 29,000 रुपये, अगली बार 30,000 रुपये। तो अब एक बात मुझे बताना जी, मुझे निकालनी है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। अब सोच के बोला 1 अप्रैल 21, क्या इसके बीच में कवर हो रहा है, नहीं हो रहा, यस या नो, यस कवर हो रहा है जी। कितने महीने कवर हो रहे हैं, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने मेरे यहाँ पे कवर हो रहे हैं और 9 महीने मेरे यहाँ पे कवर हो रहे हैं जी। अब ये सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी। इस तरह से ग्रेड बेस वाले क्वेश्चन होते हैं। सर एक बार ना हमें दोबारा देखना पड़ेगा, तो ना हम इसको वीडियो को ना पीछे करके सुन लेंगे, तो क्या हमें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आंसर इज यस, ठीक है। तो ये मैंने क्लास में काफ़ी टाइम लगाया था, इवन एक ऑलमोस्ट पूरी क्लास मैंने लगा दी थी, बट उम्मीद करूँगा जो बच्चे पिछले बैच के होंगे या करंट बैच के होंगे या आपने कहीं से भी लिया होगा, उम्मीद करूँगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो सारी बातें आपको रिकॉल हो रही होंगी, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पक्का कई बार ग्रेड बेस वाला क्वेश्चन बन जाता है जी, ठीक है। और ग्रेड बेस में कुछ नहीं है सर, ये 3 कैटेगरी के ही क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं और ये आपके सामने है जी, ठीक है। एक बार इसकी फोटो क्लिक कर लो, एक बार चाहे पोज कर लो जी, इसको एक बार दोबारा से खुद ट्राई करना, इसके आंसर जो हैं ये आंसर आपके सामने है जी, ठीक है। एक बार दोबारा बोल देता हूं मैंने क्या किया है। अगर अप्रैल में ज्वाइनिंग है तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बीच में ज्वाइनिंग होगी तो बस ये देख लो कि मेरा ईयर 21-22 कितने कितने महीने किसके बीच में आ रहे हैं, उतने उतने महीनों की सैलरी से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की आपकी सैलरी निकल के आएगी। ये ट्रीटमेंट होता है ग्रेड बेस सैलरी का जी। डन है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। तो ये हमारा है ग्रेड बेस सैलरी। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए जी। अभी तक 3 पॉइंट हमारे कवर कौन कौन से हो चुके हैं, सर 3 पॉइंट हमारे कवर कौन कौन से हो चुके हैं, याद आ जाए। हाँ सर, पहला पॉइंट तो आपने ये बताया कि सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है ड्यू बेसिस और रसीव बेस, विच एवर इज अर्लियर। इट मींस अगर ड्यू पहले है तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, अगर रसीव पहले तो वो रसीव बेस पे टैक्सेबल होगी। सर दोनों में से जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। एक पॉइंट तो आपने ये बताया। और दूसरा पॉइंट आपने कही एरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होंगे, बट वो ऐसे टैक्सेबल नहीं होंगे, 89(1) को देखने के बाद होंगे। और 89(1) है सर रिलीफ इन द केस ऑफ एरियर्स, मतलब वो ये बात कहता है कि अगर मान लो एरियर्स आपको मिले हैं तो आज कितना टैक्स पे करोगे वो निकाल लो। अगर वो एरियर्स जिन सालों से बिलोंग करते हैं उन सालों में कितना टैक्स है वो निकाल लो। अगर आज ज़्यादा देना पड़ रहा है तो ज़्यादा वाले का रिलीफ मिलेगा, अगर आज हमें कम देना पड़ेगा फिर हमें कम ही पे करना है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा पॉइंट फिर आपने कहा सर ग्रेड बेस सैलरी वाला। अब ग्रेड बेस सैलरी में क्या होता है, सैलरी का ना हमें ग्रेड दिया होता है, तो वो ग्रेड पढ़ते कैसे हैं सर, पहले वाली सैलरी हमारी ज्वाइनिंग सैलरी होती है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर यहाँ तक इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ तक इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ तक इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ तक इंक्रीमेंट होगा। ये सारी की सारी बातें ऐसे होंगी, उसके बेस पे फिर हमें सैलरी कैलकुलेट करनी होती है सर। ये सारी बातें अभी तक हमने सीखी हैं, डन है जी। अब ये तीनों बातें कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 15 का ऑलमोस्ट पॉइंट हमारा कवर हो जाते हैं, बात ध्यान दो जी, ठीक है। अब सेक्शन 15 के बाद ना अगला सेक्शन जो है वो हमारा सेक्शन नंबर 16 है जी। सेक्शन 16 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज का हमारा टारगेट सेक्शन 16 है। आज हम 2 ही सेक्शन रिवाइज करेंगे, आज हम 15 रिवाइज करेंगे, 16 रिवाइज करेंगे और फिर सैटरडे को, आई थिंक आज हमारा थर्सडे है ना,
हाँ, फिर सैटरडे को हम रिवीजन करेंगे अलाउंसेस की और रिटायरमेंट बेनिफिट की जी, ठीक है। और सैलरी में अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो कि हमारे 4 से 5 लेक्चर तो देखो रिवीजन के लगेंगे भाई। वैसे हमारे रेगुलर बैच में 11 से 12 लेक्चर लगते हैं 2.5 घंटे के, ठीक है। और यहाँ पे 1-1 घंटे के 4-5 लेक्चर लगेंगे। तो आप ये मान के चलो कि जो 25 घंटे का सैलरी है ऑलमोस्ट, उसको हम कोशिश करेंगे 4 से 5 घंटे में रिवाइज करने की, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए कि जो भी आपने क्लास में किया था, यस हमें सारा कुछ याद आ रहा है जी। डन है। इधर देखो ध्यान से, अब जो हमें अगला सेक्शन स्टार्ट करना है ना, सेक्शन नंबर 16 जो है, कोई बताएगा सेक्शन 16 की हेडिंग क्या है? हाँ जी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आप में से कोई बच्चा बताना चाहता हो सेक्शन 16 की हेडिंग क्या जी? क्या है? याद करो नालायक को, अपने क्लास में किया हुआ है। सेक्शन 16 की हेडिंग क्या है? सेक्शन 16 की हेडिंग है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 16 की हेडिंग है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, सेक्शन 16 जो हमारा है ना, वो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का है। अब मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि डिडक्शन और एग्जम्पशन में ना फर्क होता है जी। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था डिडक्शन और एग्जम्पशन में फर्क होता है। क्या मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दे कि डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या फर्क होता है जी? एक बार लिख के बताना जी। हेलो भैया, भैया हेलो अंकल, अंकल आपसे कह रहा हूँ सीधे होके बैठो एक बार, और मुझे बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या फर्क होता है, एक बार बताओ जी। अरे सर डिडक्शन का मतलब तो ये होता है ना, आपने हमें क्लास में कहा था डिडक्शन जो होती है पहले वो इनकम में ऐड होती हैं, फिर वो माइनस होती हैं, और सर एग्जम्पशन जो होती है ना, वो तो इनकम का पार्ट ही नहीं बनती ना। तो एग्जम्पशन तो होती है सेक्शन 10 में जैसे आपने कहा, और सर डिडक्शन जो होती है वो सेक्शन 16 में है। तो ये जो होती है पहले हम इनकम में ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, एग्जम्पशन हम इनकम में ऐड ही नहीं करते। अब मुझे कितनी बता देना, क्या सेक्शन 16 एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी का है या डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का? डिडक्शन मतलब पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। अब सेक्शन 16 जो है ना डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का, याद करो सेक्शन 16 के 3 पॉइंट हमने क्लास में किए थे, एक तो 16(1)(a), एक 16(2) और एक 16(3), ये तीनों हमने क्लास में किए थे। कोई बताएगा सेक्शन 16(1)(a) में क्या था? सेक्शन 16(1)(a) में क्या था? सेक्शन 16(1)(a) में था स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा याद आ गया सर। और 16(2) में क्या था? 16(2) में था एंटरटेनमेंट अलाउंस। बहुत बढ़िया रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और सेक्शन 16(3) में था प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। बहुत बढ़िया लक्षिता, नेहा, नंदनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मतलब 16 के हमने 3 पॉइंट किए, 16(1)(a) हमने किया, 16(2) हमने किया, 16(3) हमने किया। 16(1)(a) किसका है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(2) किसका है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। और 16(3) में क्या था? प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये 3 पॉइंट आज हमें करने हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो हमें करना है ना, सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद करो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर मैंने कहा था जितने भी एम्प्लॉय होंगे ना, जो भी एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय है बड़ा है, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है पब्लिक है, हर सैलरी निकालते हुए जब भी कोई ग्रोस सैलरी से अपनी टैक्सेबल सैलरी निकालेगा ना, तो 50,000 तक का बेनिफिट अवेल कर लेगा। सर एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी हमें ग्रोस सैलरी से टैक्सेबल सैलरी निकालनी होगी तो सेक्शन 16 की ना हमें डिडक्शन माइनस करनी होती है। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे भिंडी, शिमला मिर्च, सीधे बिल्कुल सीधो, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। अरे हाय, सब्जियों के नाम ले लेके ना मेरे मुंह पे सब्जियां चढ़ गई हैं सारी। मैं घर में कल अपनी नीस को बोल रहा, अपनी भांजी को बोल रहा, ओए भिंडी कलर के बच्चे इधर आ। वो नीस कह रही भिंडी कलर के बच्चे, मामू भिंडी कलर का बच्चा मैं थोड़ा हूँ, मेरा नाम अनन्य है। मैं कहा ठीक है ठीक है, इधर आ, इधर आ तू। इधर सुनो ध्यान से, मुझे उतारना पड़ेगा, मेरे को दिमाग से सब्जियां उतारनी पड़ेंगी। इधर देखो ध्यान से, अब मुझे फटाफट से एक बात बताना जी। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूंगा तो याद करो मैंने क्लास में भी कहा था कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, छोटा हो बड़ा हो, जब भी तुम ग्रोस सैलरी से सैलरी की निकालोगे, जब भी तुम टैक्सेबल सैलरी निकालोगे तो 50,000 तक का बेनिफिट दोगे जी। मैं ये नहीं कह रहा 50,000 ही माइनस करोगे। इट मीन्स अगर एनुअल सैलरी 50,000 से कम है तो फिर बेनिफिट उतने का मिलेगा, अगर एनुअल सैलरी 50,000 से ऊपर की होगी तो फिर 50,000 का मिलेगा। इसका मतलब ये है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50,000 रुपये और अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी विच एवर इज लेस। इट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी 30,000 रुपये है तो बेनिफिट 30,000 रुपये का मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी आपकी 1 लाख रुपए की होगी तो बेनिफिट 50,000 रुपये का मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, क्या कह रहे हो? लो जी, अब हार्दिक बताओ जी, हार्दिक नालायक क्या कह रहा है? हार्दिक कह रहा है सर एक बात बताओ,
भाई ऐसे कौन से एम्प्लॉय होंगे जिनकी पूरे साल की सैलरी 50,000 से कम होंगे सर। और एक बात बताओ, आज अगर छोटा सा छोटू है जो मुझसे 4,000 रुपये महीने की सैलरी ले रहा है, अब अगर वो 4,000 रुपये महीने की सैलरी लेगा तो पूरे साल में कितनी होगी? 48,000 रुपये सैलरी होगी ना। अब अगर वो 50,000 रुपये का बेनिफिट अवेल करे, उसको सैलरी उसकी 48,000 रुपये, तो क्या 2,000 रुपये गवर्नमेंट देगी? क्या मतलब ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट कहेगी हेलो छोटू, हेलो छोटू, हेलो छोटू, तेरी सैलरी अगर 48,000 रुपये तो बेनिफिट 48,000 का मिलेगा। अगर सैलरी तेरी 40,000 रुपये, बेनिफिट 40 का मिलेगा। हाँ, अगर तेरी सैलरी 50,000 से ऊपर की होगी फिर 50,000 रुपये का बेनिफिट ले लियो, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में एक बात डाल लेना सर, जब भी आप ग्रोस सैलरी से टैक्सेबल सैलरी निकालोगे तो 50,000 तक का बेनिफिट हमेशा माइनस करना है, चाहे क्वेश्चन के अंदर बोला हो चाहे ना बोला हो। मुझे पता सर आप में से कई नालायक बच्चे होते हैं, मतलब उसमें लिखा होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा टैक्सेबल सैलरी निकालो, 50,000 माइनस ही नहीं करके आते। उनसे मुझे क्यों माइनस नहीं किए? सर बोला नहीं था, कहाँ लिखा था, क्यों माइनस करेंगे? कैसी नालायक जैसी बातें कर रहे हो? जब उसने टैक्सेबल सैलरी बोल दिया तो टैक्सेबल सैलरी मींस व्हाट? टैक्सेबल सैलरी मींस ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो सैलरी है वो सैलरी आपको बतानी है। मेरी बात पल्ले पड़ रही है जी आपको? पक्का पक्का। तो जब भी आप ग्रोस सैलरी से आप टैक्सेबल सैलरी निकालोगे तो 50,000 तक का बेनिफिट आपको अवेल करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो ये डिडक्शन हमारी है जी 16(1)(a) की। अच्छा, फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? अगला पॉइंट फिर हमारा था सेक्शन नंबर 16(2). अब क्या बताएगा सेक्शन नंबर 16(2) क्या था? सेक्शन नंबर 16(2) था एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। एक बार दोबारा 16(2) में क्या था? 16(2) में था एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। अब याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ना कई बार एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है। अब अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया तो एम्प्लॉय के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा? मुद्दा ये निकल के आ रहा है। अच्छा, एक बात मुझे और बताना, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एम्यूजमेंट अलाउंस दिया फिर क्या करेंगे? सर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एम्यूजमेंट अलाउंस दिया, एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? सर बताओ ना, एम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? एम्यूजमेंट मतलब क्या होता है? मजे करना। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है जी? मजे करना। इन दोनों के मजे करने में फर्क क्या है भाई? आपने बोला एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मजे करना, आपने कहा एम्यूजमेंट का मतलब होता है मजे करना। तो अगर इन दोनों में मजे आ रहे हैं तो दोनों के मजे करने में क्या फर्क है? अरे बच्चा कह रहा है सर आपने हमें क्लास में बताया था, हमें ना बोलते शर्म आ रही है। मैं क्या क्या बताओ तो सही। अरे सर आपने एक मिनट रुको सर, शर्म आ रही है। इधर देखो ध्यान से नालायक को, याद करो मैंने क्लास में क्या बताया था? सर आपने क्लास में कहा था कि एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी को देखकर मजा लेना, ओए होए होए होए। और अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? सर खुद कुछ करके मजा लेना। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है तो वह अम्यूजमेंट है, अगर हम किसी को देख के मजा ले रहे हैं तो सर वो एंटरटेनमेंट है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके आपके सामने यहाँ पे ठुमके लगा दूं, अब सोच के बोलना, अगर मैं आपके यहाँ पे आपके ठुमके लगा दूं तो आप वो जगह ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट हो गई ना? हो गई ना एंटरटेनमेंट? आपको मजा आ गया ना? और अगर मान लो यही एक्टिविटी करके मुझे मजा आ रहा है तो मेरे लिए अम्यूजमेंट हो गई। आज अगर मैं बॉलिंग गेम खेल रहा हूं, आज अगर मैं कोई भी मतलब राइडिंग करके आ रहा हूं, मुझे मजे आ रहे हैं तो वो सारी की सारी बातें अम्यूजमेंट एक्टिविटी हैं। मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं? इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अम्यूजमेंट अलाउंस दिया तो फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि बेनिफिट जो दिया गया वो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए दिया गया। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आती है जी? तो अगर अम्यूजमेंट अलाउंस होगा फुली टैक्सेबल, उस केस में कोई डिडक्शन नहीं है। अगर अम्यूजमेंट अलाउंस दिया जाएगा तो फुली टैक्सेबल होगा, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाएगा फिर हमें बेनिफिट मिलेगा। बट एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा जी। याद करो मैंने कहा था दो केस होंगे जी। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है फिर तो पहले हम ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। अगर नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा है तो बस फुली टैक्सेबल होगा, ऐड करेंगे माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब सर फिर जो सेक्शन नंबर 16(2) है तो क्या उसकी डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है? आंसर इज यस। अगर वो नॉन गवर्नमेंट होगा तो नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करेंगे माइनस नहीं करेंगे, गवर्नमेंट वाले केस में ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे। अब माइनस कितना करेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्टेबल, मतलब इनमें से जो भी कम होगा, इनमें से जो भी कम होगा ना वो हम माइनस कर देंगे। अब किन में से कम होगा जी? पहला, जितना तुम्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला या तो वो, या 5,000 या बेसिक सैलरी का 20%, इनमें से जो भी लेस है उतने की मिल जाएगी डिडक्शन, और बाकी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। और जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया होगा वो किसी काम का नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररेलेवेंट फॉर कैलकुलेशन। बस ये बात ध्यान दो।
मतलब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 5000, आपने खर्चा किया 4000 रुपये, तो बेनिफिट 4000 रुपये का नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा जी। आपने खर्चा जो भी किया हो जी, आपने खर्चा जो भी किया हो, खर्चा हमारे काम का नहीं है, बस ये बात ध्यान दो जी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भैया अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस देगा तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट फॉर कंप्यूटेशन, बस ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेनिफिट मुझे कितना मिलेगा जी? बेनिफिट मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिखो यार। यार देखो ये गलत बात है, देखो ये गलत बात है। अगर मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ तो आप मतलब क्या आंखें बंद करके बैठ जाओगे? आपके अंदर तो डबल एनर्जी होनी चाहिए कि सर अगर इतने एनर्जी से बोल रहे हैं तो हम एनर्जी से सुनेंगे सर। हाँ आप बोलो, गावा सर आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, गावा सर आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे किया करो, कम से कम मेरे को एनर्जी तो मिले। आपके चेहरे देख के मैं खुद मायूस रहता हूँ, अरे यार ये क्या मतलब है। एक चेहरे पे नूर लेके आओ, हाँ ये स्माइल यही यही, अरे अरे यही चाहिए स्माइल, बस ऐसे हंसा करो आप, मजा आता है आपको देख के। यस, हंसते रहा करो यार, देखो जिंदगी एक बार है यार, कुछ नहीं पता कब तक है, कहाँ तक है, कौन साथ है कौन नहीं साथ है, हंसते रहो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जिंदगी से आपको? हाँ सिंपल सी बात है, खुश रहा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो, मस्त एकदम रहा करो, ठीक है जी। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ जी, अब अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्ट। अब पहला क्या जी? एक्चुअल, दूसरा 5000, तीसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, या मैं यूं कहूं बेसिक सैलरी का 20%, तो जो भी कम होगा उतने की मुझे डिडक्शन मिलेगी और बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल। ये सारी की सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही। अब एक बात मुझे बताना जी, अगर मान लो ये आ गया जी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया 40,000 रुपये, या 40,000 रुपये नहीं, मान लो एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया 15,000 रुपये, ठीक है, और उसकी सैलरी जो है ना, बेसिक सैलरी जो है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, तो कितने की डिडक्शन मिलेगी बस ये बता दो जी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया 15,000 रुपये, बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो बताओ डिडक्शन कितने की मिलेगी? लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग पहला कितना आएगा? एक्चुअल 15,000 रुपये, दूसरे की लिमिट क्या है? 5,000 रुपये, तीसरे की लिमिट क्या है? बेसिक सैलरी का 20, तो 50,000 रुपये सैलरी है, उसका 20 कितना हो गया? 10,000 रुपये, तो लेस कितना बनेगा? 5,000 रुपये, तो 15,000 में से 5,000 रुपये माइनस करके 10,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। अच्छा तो सर मतलब फिर तो ये निकल के आ गया ना कि 5,000 से ऊपर का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं? आंसर इज यस। आप ऐसे याद कर लो कि एंटरटेनमेंट अलाउंस में मैक्सिमम 5,000 का बेनिफिट मिलेगा, उससे ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डन है जी। अब ये हमारा 16(2) है, और नॉन गवर्नमेंट वाले केस में दोबारा बोल रहा हूं, ऐड करना माइनस नहीं करना, फुली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करना है और माइनस भी करना है। अब फिर लास्ट में निकल के आ रहा है 16(3), दैट इज प्रोफेशनल टैक्स, या मैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहूं, बात एक ही है। इसमें तो कुछ भी नहीं है सर, इसमें तो मैंने बिल्कुल सिंपल कहा था कि पहली बात तो प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स ना स्टेट लेवल का टैक्स होता है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, पता है, मतलब पहली बार आके बैठ जाते हैं, अरे भाई विवेक सर की रिवीजन क्लास देख ले, क्या होता कुछ पल्ले पड़ जाए, यार मैंने पहले टैक्स पढ़ा ही नहीं। अरे भाई देख ले यार, ज्ञान बट रहा है, 3 इडियट है, बट रहा है, देख ले कुछ तो, देख ले कुछ तो समझ में आएगा तेरे भाई। इधर देखो ध्यान से। अब जो बच्चे पहली बार अगर कोई देख रहे हैं तो शायद उन्होंने कभी नाम ना सुना हो प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। जिन्होंने पहले पढ़ा उन्होंने जरूर सुना होगा। अब ये प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो होते हैं ये स्टेट लेवल के टैक्स होते हैं। अब ये स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो मैंने कहा था इस केस में कुछ भी नहीं करना, जितना एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स का पैसा देगा उसको आप जमा कर लोगे, ऐड कर लोगे, और जो एम्प्लॉई प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट पे करेगा वो सारा माइनस कर दोगे। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर एम्प्लॉयर ने, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोफेशनल टैक्स के 2,000 रुपये दिए और एम्प्लॉय ने 1,500 रुपये जमा करवा दिए, तो बताओ क्या करोगे? 2,000 रुपये जोड़ देंगे सैलरी में, 1,500 हटा देंगे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के दिए और एम्प्लॉय ने 2,000 रुपये जमा करवा दिए, तो क्या करेंगे? 1,500 रुपये जोड़ देंगे, 2,000 माइनस कर देंगे जी। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के दिए और एम्प्लॉई ने जमा करवाए 1,000 रुपये, तो कुछ नहीं करना, 1,500 रुपये जोड़ देंगे, 1,000 माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि जो एम्प्लॉयर से रिसीव होगा उसको ऐड कर दोगे, जो एम्प्लॉई जमा करवाएगा वो माइनस कर दोगे। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। बस एक बात और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में लिखा हो, सिर्फ लिखा हो प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 रुपये और कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना कहो, सिर्फ ये लिखा हो प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 रुपये और कुछ भी ना कहो एम्प्लॉयर ने कितना दिया और एम्प्लॉय ने जमा कितना कराया,
तो याद करो मैंने क्लास में भी कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, कुछ भी नहीं कहा होगा, तो सेम अमाउंट ऐड करोगे, सेम अमाउंट माइनस करोगे, मतलब एक तरह से ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही ऐड करना पड़ेगा, वही माइनस करना पड़ेगा। हाँ, जब तक ये नहीं कहा होगा कि एम्प्लॉयर ने ये दिया, एम्प्लॉय ने ये जमा करवाया, तो एम्प्लॉयर वाला जोड़ दोगे, एम्प्लॉय वाला माइनस कर दोगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सेम अमाउंट जोड़ोगे, सेम अमाउंट माइनस करोगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स में, एम्प्लॉयमेंट टैक्स में आती हैं। तो फाइनली अब जाके सेक्शन 16 हमारा कंप्लीट हो गया। तो 2 सेक्शन हमने फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दी हैं। एक बार फटाफट से सारे बच्चे, जितने बच्चे सामने बैठे हैं सर, प्लीज अलर्ट हो गए, एक बार सारे बच्चे फटाफट से बता दे 15 और 16 में हमने क्या किया। सर हमने चैप्टर स्टार्ट किया सैलरी का। सैलरी का मतलब 1 मिनट को 1 2 3 4 2,000 रुपये, बल्ले बल्ले 2,000 रुपये। और मेरा बच्चा, मेरा बाबू में मेरा नजर ना लग जाए बाबू को, मेरे बाबू को नजर ना, इधर देखो ध्यान से, नालायक को फटाफट से बताओ सैलरी में क्या किया। सर सैलरी में हमने ये किया कि सैलरी में इनकम टैक्सेबल तब होती है जब पैसा देने वाला, पैसा लेने वाला, इन दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होता है। दूसरा, फिर एम्प्लॉयर के हाथ में खर्चा है, एम्प्लॉय के हाथ में इनकम है, तो जिसके हाथ में खर्चा है उसके हाथ में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जिसके हाथ में इनकम है ट्रीटमेंट उसके हाथ में करेंगे। तीसरा, फिर सर आपने हमें बताया, तीसरा आपने कहा कि हाँ, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा कैश या नॉन कैश होगी। कैश को हम बोलेंगे अलाउंस और नॉन कैश को बोलेंगे परक्विजिट। परक्विजिट ट्रीटमेंट सेक्शन 17 में करेंगे, अलाउंस का ट्रीटमेंट सेक्शन 10 में करेंगे। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हमने किया सैलरी टैक्सेबल कब होगी। तो सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू, लिखते रहो सर लिखते रहो, मैं कह रहा हूँ बाढ़ आ जाए यूट्यूब के अंदर। टैक्सेबल कब होगी, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले ड्यू होगी तो वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, अगर पहले वो रिसीव होगी तो रिसीव बेस पे टैक्सेबल होगी। अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है कि एरियाज ऑफ सैलरी टैक्सेबल करेंगे बट 89(1) को देखने के बाद। इट मींस 89(1) का मतलब है कि आज अगर एरियस मिल तो आज टैक्स कितने हैं, जिनसे वो बिलोंग करते हैं उन सालों में कितने हैं, तो जो भी ज्यादा आपने पे किया होगा उतने का आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये सारी की सारी बातें आपके निकल के आती हैं। अगला पॉइंट निकल के आ गया ग्रेड बेस्ड सैलरी। तो ग्रेड बेस्ड सैलरी में जो भी सैलरी का ग्रेड होगा उस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, और जहां से ज्वाइनिंग होगी वहां से लेके 21 22 तक आ जाओ, और 21 22 जिसके बीच में भी कवर होगा ट्रीटमेंट हम उसके साथ में करेंगे। अगला फिर मैंने कहा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 जो है वो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का 3 पॉइंट कवर होंगे, 16(1)(a), 16(2), 16(3). 16(1)(a) किसका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 16(2) शाबाश किसका है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और 16(3) में क्या है, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सबको मिलेगी, 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा जी। जो भी सैलरी होगी, सैलरी एनुअल सैलरी और 50,000 रुपये बीच एवरेज लेस। अगर सैलरी मेरी पूरे साल की 30,000 रुपये तो बेनिफिट 30,000 रुपये का, 40 है तो 40 का, 60 है तो 50 का, 1 है तो 50 का, 50,000 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला फिर आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस जी। गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करेंगे, माइनस भी करेंगे, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट वाले केस में माइनस कितना करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक्चुअल, दूसरा 5,000, तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी लेस होगा उतने की डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर देगा वो सारा ऐड कर दोगे, जो एम्प्लॉई जमा करवाएगा वो सारा माइनस कर दोगे जी। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 16 है, ठीक है। अब 2-3 छोटे छोटे पॉइंट और हैं जी, इधर देखो ध्यान से, छोटे छोटे पॉइंट कौन से हैं। एक तो ये ध्यान देना कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है तो ट्रीटमेंट हम करते हैं पीजीपी के अंदर जी। तो ये बात ध्यान देना कि अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सैलरी मिल रही है, याद करो अभी जो भी रेगुलर बैच चल रहा है अभी करंट में, उनका भी पीजीपी हुआ नहीं है। पर जिन बच्चों का पीजीपी हो चुका है, जिन्होंने प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग ली थी, या जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, पहले कहीं से ही पढ़ चुके हैं, आपने पीजीपी के अंदर क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी पे कर रही है तो ट्रीटमेंट हम सैलरी हेड में नहीं करते, ट्रीटमेंट हम करते हैं पीजीपी के अंदर, बस ये बात ध्यान देना। अगला पॉइंट फिर अगला, अगर एमपी एमएलए को सैलरी मिल रही है जी, जो आपके एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको अगर सैलरी मिलती है तो उनका ट्रीटमेंट हम अदर सोर्स में करते हैं, सैलरी में नहीं करते। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो टैक्सेबल करते हैं सैलरी में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है उसका ट्रीटमेंट करते हैं पीजीपी। इट मींस अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये बहुत ध्यान से देखना जी, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, अगर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रीटमेंट करोगे सैलरी में, अगर सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रीटमेंट करोगे पीजीपी के अंदर, क्योंकि फिर तो मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है, तो ट्रीटमेंट हम सैलरी हेड में नहीं करेंगे, क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरी एम्प्लॉयर नहीं है, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो 4 बातें मैंने आपको और बताई हैं। पहली बात मैंने क्या बताई, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को सैलरी पे कर रही है तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे, पीजीपी में। अगर एमपी एमएलए को सैलरी मिल रही है तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे, अदर सोर्स में। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे, सैलरी में। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे, पीजीपी के अंदर, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब 2 बातें बस मुझे और बतानी है।
फिर मैं क्लास ओवर करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट की रिवीजन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती होंगी। जितने बच्चे सामने बैठे हैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, मैं ये कहूँगा 10% तो फायदा जरूर होता होगा अगर आपने पहले सही ढंग से पढ़ा हुआ है। अगर पहले पढ़ा नहीं है तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप मेरे को गालियाँ वालियाँ देके जाओगे जी। क्योंकि कुछ बच्चे जो डिसलाइक करते हैं वो इसलिए करते हैं कि समझ में नहीं उनको आता, बट उसके लिए मैं करूँ भी तो करूँ क्या। ठीक है जी, क्योंकि मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूँ। अब अगर आपने पहले पढ़ा है फिर मुझे कंफर्म है कि आपको रिवीजन बढ़िया लगती होगी जी। ठीक है, अब 2 पॉइंट मुझे और डिस्कस करने हैं। एक पॉइंट तो मुझे डिस्कस करना है, एक तो होती है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, एक होती है सरेंडर ऑफ सैलरी। अब फोरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी में ना फर्क होता है बच्चे, ना इसमें समझ नहीं पाते। सरेंडर का मतलब क्या होता है? त्याग देना। सरेंडर मीन्स क्या होता है? त्याग देना। सरेंडर मीन्स क्या है कि अगर मान लो मैंने किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करनी है और उससे पहले ही मैंने कह दिया, मतलब सैलरी ड्यू होने से पहले ही मैंने कह दिया कि सैलरी मुझे नहीं चाहिए भाई, अभी मेरी सैलरी ड्यू होनी है, मैंने उस पर काम करना है, उससे पहले ही मैंने कह दिया कि सैलरी मेरी सरेंडर कर दो, मतलब इसको डोनेट कर दो, तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में ना फिर तुम्हारे हाथ में सैलरी वो टैक्सेबल नहीं होगी, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। रीजन बिंग तुमने ड्यू होने से पहले ही सरेंडर कर दिया। और अगर सैलरी मेरी ड्यू हो चुकी है, अगर सैलरी मेरी ड्यू हो चुकी है, पैसा मेरा ड्यू हो चुका है, उसके बाद मैंने कहा कि ये सैलरी डोनेट कर दो, उसके बाद मैंने कहा कि ये सैलरी मैं नहीं लूंगा, तो गवर्नमेंट करिए उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहते हैं। वो सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी चाहे आपने बाद में डोनेट ही क्यों ना कर दिया हो जी। तो बस ये बात ध्यान देना, फोर गोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है, सरेंडर ऑफ सैलरी आपकी टैक्सेबल नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सैलरी फोरगोन जो होती है इज ऑलवेज टैक्सेबल सिंस इट इज मेयरली एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सैलरी सरेंडर जो होती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी, मतलब वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। जो फोरगोइंग होती है उसको हम सैलरी में कवर करते हैं, सरेंडर को हम सैलरी में कवर नहीं करते। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट थे, इसको आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब जाके मैं 15 भी खत्म कर चुका हूँ और 16 भी खत्म कर चुका हूँ। सैलरी के 2 सेक्शन छोटे छोटे आज हमने रिवाइज कर लिए। अब ये मत सोना कि सैलरी बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, नहीं सर, मेन बड़ा सेक्शन 10 है और बड़ा 17 है जिसकी रिवीजन में टाइम लगेगा जी। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पहले पढ़ के आना जी। जो बच्चे पहले पढ़ के नहीं आ रहे उनको दिक्कत आ रही होगी, जो पहले पढ़ के आ रहे हैं उनको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। तो अगली क्लास में आने से पहले एक बार सेक्शन 10 अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट एक बार बस जस्ट रिवीजन करके आ जाना ऊपर ऊपर से, बाकी मैं रिवाइज करवा दूंगा जी। डन है जी, पक्का पक्का, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, तो फाइनली अब जाके हमारा चैप्टर यहाँ तक 15 16 2 सेक्शन रिवाइज होते हैं। बाकी मुलाकात करेंगे फिर सैटरडे को सेम टाइम शाम को 7 बजे इसी जगह पर, और आप मेरे साथ मिलोगे। फिर हम दोबारा से अपना सत्संग स्टार्ट करेंगे, ये मंच फिर दोबारा सजेगा, ये महफिल फिर दोबारा सजेगी, फिर एनर्जी होगी पूरी फैमिली के साथ। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल जी, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय।